दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वड़कम। दोस्तों, अभी दुनिया कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो पाई है। इसी बीच एक नया पेंडेमिक WHO द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। उस पेंडेमिक का नाम है मंकी पॉक्स वायरस। 23 जुलाई 2022 को WHO ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। मुझको लगा कि एक वीडियो मंकी पॉक्स पे बनाना चाहिए, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि ये कितना खतरनाक है, कितना फैल सकता है, कैसे फैलता है, इसका बचाव क्या है और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसमें डेथ रेट क्या है और इसका शरीर के अलावा आंखों पर कितना प्रभाव पड़ता है। इन सब का विवरण मैं आज इस वीडियो में दूंगा। आपको पूरी जानकारी चाहिए, कृपया पूरा वीडियो देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब हम वीडियो बनाएं तो आपको वीडियो पहले मिले। मंकी पॉक्स का नाम मंकी पॉक्स क्यों है? क्योंकि पहली बार ये अफ्रीका में लेबोरेटरी के अंदर 2 बंदर थे, उनमें पहली बार ये वायरस पाया गया। बंदरों में पहली बार पाए जाने से इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। और जब ये मंकी पॉक्स आदमी में बीमारी पैदा करता है तो इसे ह्यूमन मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं। तो इस समय जो पूरे वर्ल्ड में हैवक मचाया हुआ है, उसका नाम ह्यूमन मंकी पॉक्स वायरस है। ये 2 तरह का ट्रेड इसका है, क्लैड इसका 2 तरह का है, एक वेस्टर्न अफ्रीकन और दूसरा सेंट्रल अफ्रीकन। इस समय जो बीमारी, जो पेंडेमिक हो रहा है, वो वेस्टर्न क्लैड से हो रहा है, जो कि सेंट्रल अफ्रीकन क्लैड से थोड़ा माइल्डर है, एक थोड़ा कम घातक है। मंकी पॉक्स वायरस आर्थ्रोपॉक्स वायरस का, इस जीनस का एक वायरस है। आर्थ्रोपॉक्स वायरस में स्मॉल पॉक्स, जिसको हम लोग पहले बड़ी माता कहते थे, जिसको चेचक कहते थे, काऊ पॉक्स जो गायों को चेचक होती थी, तो उसी फैमिली का एक मेंबर है। और इसका साइन सिम्टम बीमारी करीब करीब स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता जैसा ही है, लेकिन बड़ी माता थोड़ा अधिक घातक थी, ये कम घातक है। इसमें फिर भी डेथ रेट 3 से 6% है। कुछ रिपोर्ट CDC द्वारा की गई है, जिसमें डेथ रेट केवल 1% बताई गई। ओवरऑल डेथ रेट इसका 3 से 6% है। और अगर ये कॉम्प्लिकेशन न हुआ तो बिना किसी सिकली के, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी बड़ी बीमारी के ये मरीज ठीक हो जाते हैं। पहली बार इसका आउटब्रेक अफ्रीकन कंट्री में ही हुआ था, जिसमें 2 लोगों को 1970 में मंकी पॉक्स हुआ। इसके बाद वो एंडेमिक एरिया में एंडेमिक बन के अफ्रीकन कंट्री में होता रहा है। और ये अफ्रीका से बाहर 2003 में आया है, जब ये अमेरिका में आउटब्रेक हुआ 2003 में, और वहाँ पे सैकड़ों लोग बीमार हुए थे। उस समय भी डेथ रेट 0 के बराबर था। फिर इसके बाद 2003 के बाद ये 2022 में
एक बार ग्लोबल इमरजेंसी पॉक्स वायरस के ह्यूमन मंकी पॉक्स वायरस की वजह से डिक्लेयर किया गया है। ह्यूमन पॉक्स वायरस कभी भी ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन अभी करीब करीब 75 कंट्रीज में एक साथ आउटब्रेक हुआ है और हर जगह, विशेषकर अमेरिका, यूरोप, यहाँ पे हजारों केस मिल रहे हैं। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए, इसकी ट्रेसिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और अर्ली वैक्सीन, अर्ली ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, अर्ली डायग्नोसिस कैसे बनाई जाए, इसलिए इसको ग्लोबल इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, जिससे लोग जागरूक हों और ये महामारी का रूप न ले लें। दोस्तों, ये मंकी पॉक्स अपने इंडिया में जो पहले चेचक होती थी उसी का भाई भतीजा है, उसी परिवार का मेंबर है। हमारे भारत में 1980 के पहले जो लोग पैदा हुए थे सबको चेचक का टीका लगा था। इसलिए एक खुशखबरी है कि जो 1980 से पहले लोग पैदा हुए हैं उनमें स्मॉल मंकी पॉक्स होने का चांस कम है और करीब लोग सुरक्षित हैं। लेकिन जो आबादी 1980 के बाद आई है उनको टीका नहीं लगा है, विशेषकर छोटे बच्चों में उनमें मंकी पॉक्स होने का खतरा बहुत अधिक है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी में प्लेसेंटा के थ्रू भी ये बच्चों में फैल सकता है। जो कंप्रोमाइज्ड इम्यूनिटी है, जिसको HIV/AIDS है, जो ऑटोइम्यून डिजीज है, उसको भी ये बीमारी बहुत जल्दी से पकड़ सकती है और उसमें कॉम्प्लिकेशन करके सीवियर डिजीज कर सकती है। इसलिए हमारा ध्यान अधिकतर उन पर जाना चाहिए जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो प्रेग्नेंट हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान, उनका ख्याल अधिक रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि एक फैलता कैसे है। ये तो इसमें 2 पॉइंट है। एक पॉइंट है कि एनिमल टू ह्यूमन, ये जानवर से मनुष्य पर कैसे आता है, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज है, जानवर से फैलने वाला बीमारी है। तो जानवर से आदमी में कैसे आएगा, या तो उसको काटने से, या स्क्रैच से, या बाइट से, या उसका कच्चा मीट खाने से, या उसके साथ खेलने से, उसके चमड़े के टच में आने से, उसके बॉडी फ्लूइड के टच में आने से, किसी मरे जानवर को छूने से जो कि इस मंकी पॉक्स से होके मरा है। तो इस तरह से जेनेटिक एनिमल के द्वारा मनुष्य में फैलता है। फिर इसका दूसरा पॉइंट है कि मनुष्य से मनुष्य में कैसे पहुंचता है। तो मनुष्य से मनुष्य में पहुंचने के लिए इसके जितने स्टेज हैं इस बीमारी के, उन स्टेज में अलग अलग तरीके से फैलेगा। अगर मनुष्य में पहला स्टेज है सर्दी जुकाम बुखार, तो वो सर्दी खांसी से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं उस ड्रॉपलेट के द्वारा हमारे आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा शरीर में जा सकता है, चमड़े के द्वारा जाता। लेकिन अगर किसी को रैश निकल गया, ब्लिस्टर निकल गया, बड़ा फफोले बन गए शरीर में, तो उन छोटे उन बड़े बड़े दानों के चलते वो जब रैश फूट जाते हैं, उनके कांटेक्ट में, स्किन कांटेक्ट में आने से भी वो फैल जाएगा। किसी मरीज का कपड़ा जिसमें उसके बॉडी फ्लूइड लगे हों, जिसमें उसके स्किन का और उसके रैशेस का, इसके रैश के ऊपर जो स्क्रैप आ जाते हैं, उसका अगर कुछ टच हो जाए हमें, उसके बेड शीट का, उसके यूटेंसिल का, इवन पेशेंट जिस टॉयलेट पे बैठा है उस टॉयलेट सीट पर भी बैठने से हमको ये वायरस लग सकता है। और किसी से जिसको हाथ में बीमारी है, हाथ मिलाने से, जिसको अधिकतर देखा गया कि ये जेनाइटल्स में हो रहा है और एनस एरिया में भी हो रहा है, तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट से भी, किस करने से भी, एक दूसरे को हक करने से भी, स्किन के मतलब है कि अगर आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, स्किन टच में आएंगे, उसके फ्लूइड के टच में आएंगे, बॉडी फ्लूइड के टच में आएंगे,
ये वायरस आपको इजीली पकड़ लेगा। अब हम आते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे होगी। इसकी डायग्नोसिस हमको बनानी है कि ये चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है कि मंकी पॉक्स है। तो चिकन पॉक्स की अपनी अलग कैटेगरी है। स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स में काफी सिमिलरिटी है, लेकिन ये एक डिफरेंस है कि मंकी पॉक्स में लिम्फ एडिनोपैथी होती है। हमारे जो गांठें हैं शरीर में, कई गांठें आ जाती हैं गले में, शरीर में कई जगह पे लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स में लिम्फ नोड बड़े नहीं होते। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हमको पहचानने के लिए। ये कितने दिन में फैलता है, तो अगर किसी मरीज के पास हम कम से कम 3 घंटा बैठेंगे, उसके टच में आएंगे, क्लोज टच में रहेंगे, तब ये हमको मिल सकता है, ये हमको बीमारी पकड़ सकती है। अगर किसी पेशेंट के पास हम 3 घंटे से कम में बैठे हैं, क्लोज कांटेक्ट में नहीं है, दूर बैठे हैं, तो बहुत कम चांस है कि हमको ये बीमारी लगेगी। डायग्नोसिस में ये कंफर्म हो गया कि लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ नोड अगर बड़ा है और बॉडी में और सारे सिम्टम हैं, तो ये मंकी पॉक्स है। इसका लैब टेस्ट भी हो सकता है RT-PCR द्वारा। इसके ब्लिस्टर से, रैसेस से फ्लूइड लेके भी, वहाँ से स्क्रैच करके उसका भी टेस्ट किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका सिम्टोमेटिक है, अधिकतर सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन 3 से 6% में ये कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। ऐसे केसों में जिनको इम्यूनो सप्रेसिव डिजीज है, जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसको एड्स है, इनका कंप्रोमाइज्ड इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी कम है, ऐसे लोगों को एंटीवायरल ट्रीटमेंट CDC ने पहले गाइडलाइन दिया था। उस गाइडलाइन में एंटीवायरल टेक्सोविरिमैट, जिसको हम TPO-XX के नाम से जानते हैं, ये स्मॉल पॉक्स के लिए था, लेकिन ये मंकी पॉक्स के लिए भी दिया जा सकता है। USA में इसको इमरजेंसी के रूप में दिया जाता है। इसका रोकथाम कैसे किया जाए? इसका रोकथाम करने के लिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग, मैन टू मैन टच रोकना है। जो लोग इन्फेक्टेड इंडेमिक एरिया से आ रहे हैं, इन्फेक्टेड ऐसे देश से आ रहे हैं जो ऑलरेडी आउटब्रेक हो चुका है, ऐसे लोगों को क्वारंटाइन किया जाए। पेशेंट मरीजों का ट्रेसिंग की जाए, टेस्ट करके उनका लैब टेस्ट हो, उनकी जांच हो, क्लिनिकल डायग्नोसिस बने और उनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिले। और मेन है कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग किया जाए और भीड़ भाड़ जगहों में मास्क लगा के ही जाएं और एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में न आए। इसका प्रिवेंशन हम वैक्सीन द्वारा भी कर सकते हैं। CDC ने 2 वैक्सीन पहले अपने स्मॉल पॉक्स के लिए किया हुआ था। एक का नाम था जिनोस और दूसरा का नाम था ACAM2000। जिनियस का 1-2 शॉट दिया जाता है और इससे 85% तक रोकथाम हो सकती है। जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो भी 85% तक मंकी पॉक्स का रोकथाम कर सकती है। दोस्तों, हमारे देश में केसेस बहुत कम हैं, लेकिन हमारी आबादी अधिक है, घनी बस्तियां हैं, इसलिए हम लोगों को जब
भीड़ भाड़ जगह में जाएं तो लोगों से दूरी बना कर रखें, मास्क पहनें और एक दूसरे कांटेक्ट में न आएं। और बच्चों का विशेष ख्याल रखें क्योंकि बच्चे बहुत वल्नरेबल हैं, उनको इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। इसका जो साइन सिम्टम है वो 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला है प्रोडर्मल, जिसमें सर्दी जुकाम फ्लू टाइप होता है। दूसरा है लिम्फेडिनोपैथी, शरीर में पूरा लिम्फ नोड मोटे मोटे हो जाएंगे, गांठें बन जाएंगी। चौथा है रैशेस, रैश पहले चेहरे पे आएंगे ब्लिस्टर रूप में, बड़े बड़े दाने, फिर वो उसमें पस हो जाएगा, अब पूरे शरीर में फैल जाते हैं, इवन हाथ की हथेली में और पैर के तलवे तक में फैल जाते हैं। जब ये आंख की कार्निया पे, आंख में ब्लिस्टर कर देते हैं, आंख पे दाने आ जाते हैं, तो केरेटाइटिस हो जाती है और केरेटाइटिस से आंख अंधी हो सकती है। कभी कभी ये ब्रेन को इन्फेक्ट कर देते हैं, इसमें इंसेफेलाइटिस हो सकती है, कार्डाइटिस कर सकते हैं, कार्डियक मसल पे अटैक करके। तो इसकी सिकली और छोटी है, कॉम्प्लिकेशन कम है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन जब होते हैं तो फैटल होते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस क्राइटेरिया के तहत इसका इनक्यूबेशन पीरियड 5 से लेकर 21 दिन तक है। अगर किसी को एक्सपोजर हुआ तो 5वें दिन से लेकर 21वें दिन के अंदर किसी भी दिन कोई भी सिम्टम साइन आ सकते हैं। इसलिए अगर वैक्सीन लगानी है तो हमको एक्सपोजर के 4थे दिन या अधिकतम 14वें दिन के अंदर अगर वैक्सीन लगा दी जाए तो ये पूरी तरह से स्मॉल मंकी पॉक्स डेवलप नहीं हो पाएगा। और इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 21 दिन के होने से अगर क्वारंटाइन भी करना है किसी का तो क्वारंटाइन कम से कम 21 दिन का होगा, तभी समाज में फैलने से इसको रोका जा सकता है। अदरवाइज ये समाज में इग्नोरेंस की वजह से, नॉलेज की कमी की वजह से फैलता ही रहेगा। अभी ये टोटल पेंडेमिक डिक्लेयर्ड है, लीगली पेंडेमिक है, लेकिन अभी रियल में मेडिकल लेवल पे ये उतना कोरोना की तरह महामारी नहीं फैला रहा है। और अगर हम लापरवाह रहे तो कोरोना की तरह ही ये महामारी पैदा कर सकता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम लोग जो गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरह फॉलो करें और अपने को इस मंकी पॉक्स से सुरक्षित रखें। धन्यवाद।